हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से के साथ साथ जो है मेंस की इकोनॉमी की जो क्लास अपन चल रही है, आज उसमें हमारी यह है दूसरे नंबर की क्लास है। और आज की क्लास में एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत जो पेपर 3 है, पेपर 3 में है पार्ट 1 में इकोनॉमी, और उस इकोनॉमी के अंतर्गत जो यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 में अपना आज का दूसरा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है विकसित भारत @2747। ठीक है, ये क्या है इसमें देखेंगे, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या खास होने वाला है, कैसे लिखेंगे, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ से 2 मार्कर में प्रश्न बन सकता है, सिंपल से ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा कि विकसित भारत @247, ये क्या है 2047, तो इसको लिखेंगे। साथ ही 7 नंबर में भी प्रश्न हो सकता है कि विकसित भारत @2 जो 2047 है ये क्या है, इसके लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद में ये सब चीज़ें जो है आप करते रहेंगे। और देखिएगा, जो विकसित भारत है, देश जो होते हैं अर्थव्यवस्था के आधार पर देश कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मुख्यतः अगर बात करें, एक होता है अविकसित देश। क्या होता है? एक अविकसित देश होता है। और एक होता है, क्या होता है, विकासशील देश। कैसा होता है? एक विकासशील होता है। और एक देश हो सकता है विकसित। विकसित, एक विकसित देश हो सकता है, डेवलप कंट्री। और जो डेवलप्ड है मतलब कि ये चल रहा है विकास की प्रक्रिया में, और नॉन डेवलप कंट्रीज हो सकती हैं। अब भारत ने क्या किया हुआ है, भारत अभी जो कहाँ पर है, इस वाली स्टेज में है। कहाँ पर है? विकासशील वाली स्टेज में है। और भारत की गवर्नमेंट ने, भारत की या भारत देश ने क्या किया है, खुद को विकसित करने का अपना लक्ष्य रखा हुआ है। और वो लक्ष्य कब तक के लिए है? 2047 तक जो है खुद को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो है संकल्प लिया हुआ है। इसी को क्या कहते हैं? विकसित भारत @2047 कहा जाता है। अब देखिएगा, तो आई होप ये समझे होंगे। अब ये टॉपिक क्या है आपका? एमपीपीएससी मेंस में दिया हुआ है। सेम टू सेम टॉपिक जो है आपका पेपर 6 है, पेपर 6 में निबंध में भी दिया हुआ है। तो अगर आप जो है इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप जो है 2 नंबर का भी प्रश्न पूरा कर लेंगे, 7 का भी कर लेंगे, 10 नंबर का भी कर लेंगे, और 50 नंबर वाला निबंध भी कर लेंगे यदि आ जाता है। अब देखिएगा, भारत को क्या करना है? विकसित बनाना है। क्या करना है? विकसित एक देश बनाना है। उस देश का नाम क्या है? भारत है। कब तक बनाना है? 2047 तक बनाना है। तो हवा में तो बन नहीं जाएगा, बहुत सारी क्या करने पड़ेंगे? प्रयास करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को बहुत सारी सड़कें बनानी पड़ेंगी, बहुत सारी कंपनी लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो उनके क्या होंगे? एकदम से नहीं बनेगा। तो ये जो है क्रम क्रम से बनाया गया है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, इतना लक्ष्य करेंगे, 2040 तक इतना करेंगे, और 2045 तक 47 तक इतना कर लेंगे। जब सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का हो जाएगा, बहुत अच्छे उद्योग हो जाएंगे, डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगी, तो उसके बाद क्या बन जाएगा? भारत जो है एक विकसित देश बन जाएगा। कैसे बनेगा? उसका प्रॉपर रोड मैप समझेंगे, क्या क्या सरकार ने लक्ष्य बताए हुए हैं, कैसे कैसे अपना सिस्टम बनाया हुआ है। तो वही सब चीज़ें अपन को क्या करना है, ये आज का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप भी एमपीपीएससी की चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, किसी की भी तैयारी करते हैं, निःशुल्क अनुभव आपको जो है सब कुछ दिया जा रहा है, तो आप जुड़िएगा यहाँ से। और जो है प्रीलिम्स की अगर टारगेट कर रहे हैं तो बेहतर टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से जो है उसका निःशुल्क लाभ ले सकते हैं खास। और साथ ही साथ जो है क्लासें भी अपन चल रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि विकसित भारत का रोड मैप क्या होने वाला है, इसको देखेंगे। विकसित भारत @2047 ये देखेंगे। और अमृतकाल और विकास के 25 वर्ष क्या है ये देखेंगे। और यह भारत की जो है इसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, कि मतलब विकसित भारत किसे कहेंगे? विकसित भारत कौन कौन से हमें लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। तो उसमें बताया गया है कि अगर भारत की जीडीपी इतनी हो जाएगी, अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय इतनी हो जाएगी, अगर निर्यात का लक्ष्य इतना हो जाएगा, अगर ये लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो उसे हम विकसित देश कहेंगे। और कौन कौन से 4 स्तंभ हैं? तो ये 4 स्तंभ बताए गए हैं कि विकसित अगर भारत को बनाना है तो इन 4 चीज़ों पर काम करना होगा। पहला कौन सा है? युवा है। पहला क्या है? युवा है, यहाँ पर चित्र देख पा रहे होंगे। दूसरा कौन सा है? किसान है। तीसरा कौन सा है? महिला है। और चौथा कौन सा है? गरीब है। इन सब का विकास करके क्या किया जा सकता है? विकसित किया जा सकता है। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। जी मतलब गरीब हो जाएगा, ई वाई मतलब युवा हो जाएगा, ए मतलब एग्रीकल्चर हो जाएगा, एन मतलब नारी हो जाएगा। तो ये जो है शॉर्ट में आ सकता है 2 नंबर में। ज्ञान क्या है? तो ये जो है विकसित भारत के क्या है फ्रेंड्स, 4 स्तंभ हैं। तो ये अपना क्या है, एक शॉर्ट रिव्यू है। चलिए हम एक एक करके चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं।
साथ ही जो है अपन ने थोड़ा सा बता दूं, ये जो अभी प्रीलिम्स की क्लास की हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, तो उस पीडीएफ में जो है दो तीन चीज़ें नहीं थी, अपन उनको करना है। उनको कौन सी चीज़ें हैं, जैसे एक है अपन जो है कंपनी की बात करेंगे कि वो कौन सी कंपनी है और जो है उनके एआई सहायक कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया, तो ये करना है। ठीक है, एक टॉपिक ये करना है। दूसरा करना है अपन को एआई का जो है वर्गीकरण करना है, उसमें वर्गीकरण भी नहीं किया हुआ है, तो वर्गीकरण करना है। और तीसरा जो अपन इसमें करेंगे वर्गीकरण, और जो है कुछ एआई के जैसे घटक हैं तो उनको भी करना है। तो दूसरा पीडीएफ जो है बाद में मैंने जोड़ा हुआ है इसमें, या फिर मैंने टेलीग्राम में भी कहा हुआ था कि भेज दूंगा, लेकिन वो आपको जो है मेरा भी दायित्व है, अपन क्या करेंगे पूरा टॉपिक समझाएंगे, फिर अपन जो है आप जहाँ से भी चाहे लिखते रहना। ठीक है, तो वो करेंगे, जो चीज़ें छूट गई हैं ये तीन चीज़ें कर लेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट देख लेंगे जो भारत के संदर्भ में हैं, जैसे कि पहली टीचर ऐसी वगैरह, ये हालांकि रोबोट में हम देख चुके थे वो, तो उनको भी देख लेंगे। चलिए बाद में उनको देख लेंगे। तो अपन करते हैं विकसित भारत @ 2047, एक एक चीज़ें समझते हैं। यकीन मानिए अगर आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखते हैं तो आप आंसर राइटिंग में भी दक्ष हो जाएंगे, आपको चीज़ें भी पता चल जाएंगी क्या क्या लिखना होता है। तो अपन के पास में ये देख पा रहे हैं कि विकसित भारत का यहाँ पर थोड़ा सा ये चित्र आप देखिएगा, एक बार इसको भी अनुभव कीजिएगा कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार की संरचना दिख पा रही है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाना चाहिए कि विकसित भारत मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी सड़कें, चीज़ें, लोगों की गुणवत्ता, एजुकेशन, इन सब का विकास की बात करने वाले हैं। तो ये 2047 तक का जो है टारगेट रखा गया है, कैसे कैसे पूरा करेंगे, तो चलिए देखते हैं। विकसित भारत @ 2047, तो यह जो है एक राष्ट्र का संकल्प है, एक भविष्य का क्या है, खाका है। विकसित भारत @ 7 कोई पूछे कि क्या है, तो यह है एक संकल्प है जो ऐसा लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और इसमें जो है ये भविष्य का क्या है, एक रोड मैप है कि हम ऐसे ऐसे क्या है चलने वाले हैं, और 2047 तक जो है एक क्या है अपना डेवलप्ड देश के रूप में इसको विकसित करना है। दरअसल आप देखेंगे जब स्वतंत्रता की हम 2000 स्वतंत्रता की जब 2022 में क्या कर रहे थे, 2022 में अपन क्या कर रहे थे जब स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हुए थे, आई थिंक इसके, हाँ 75 वर्ष पूरे हुए थे स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ में यह है लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जब हम क्या करेंगे स्वतंत्रता के अपने 100 वर्ष पूरे करेंगे, क्या करेंगे 100 वर्ष पूरे कर लेंगे, तो उस समय पर हम क्या बन जाएंगे, डेवलप कंट्री बन जाएंगे, यानी कि विकसित देश बन जाएंगे। तो ये 2022 में जो है लिया हुआ संकल्प है, और इसके लिए बीच में जो है 25 वर्ष का क्या है ये समय है, ध्यान रखिएगा। और इसे क्या कहा गया है, मतलब अमृत काल कहा गया है। कौन सा काल कहा गया है, अमृत काल कहा गया है। 75 वर्ष से लेकर के यानी कि 2000 जो जब आज़ादी के हमारे 1947 में क्या मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी, और 2047 में क्या हो जाएंगे, हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ जो है अभी तक कितने 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 2022 तक कितने वर्ष पूरे हो गए, 75 वर्ष पूरे हो गए। चीज़ें समझ में आना चाहिए, अन्यथा जो है अमृत काल क्या है, अमृत महोत्सव क्या है, सब चीज़ें जो है आपके दिमाग से सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, जब हमारे 75 वर्ष पूरे हुए तो वो समय क्या था, 2022 का समय था। तो 2022 में हमने क्या किए, 75 वर्ष पूरे किए, और हमारे जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो वो कौन सी सन होगी, 2047 होगी। हमने टारगेट रखा हुआ है कि 2047 तक क्या बन जाएंगे, विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। अब 75 वर्ष से लगा करके 100 वर्ष के बीच तक में कितना समय है, 25 साल का समय है। तो इसे क्या कहा गया है, अमृत काल कहा गया है। काल का मतलब क्या होता है, समय होता है। अमृत का मतलब एक अच्छा समय होता है। किसके लिए अच्छा समय है, हम विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो है अच्छे से कार्य करें, इसके लिए यह समय है। तो शायद 2 नंबर में पूछे एमपीपीएससी मेंस में अमृत काल क्या है, तो विकसित भारत के लिए 2022 में क्या किया गया था, संकल्प लिया गया था, और 75 वर्ष से लगा करके 100 वर्ष तक जो है इसे आज़ादी के अमृत काल के रूप में जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि 100 वर्ष में हम क्या करने वाले हैं, विकसित देश बनने वाले हैं। और इसमें जो खुशियां मनाई जा रही हैं इस अमृत काल में, 25 वर्ष के समय में जो हम खुशी से क्या कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनने के लिए काम कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, अमृत महोत्सव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अमृत महोत्सव कहा जाता है। 2-2 नंबर के दोनों प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। मेंस है, बहुत ज़्यादा फैक्ट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये शब्द अभी आगे आएंगे तो वहाँ पर बनने चाहिए। चलिए, तो ये क्या है, विकसित भारत @ 2047, तो हमारी अभी की सोच है, और ये क्या है, भविष्य का एक खाका है कि भविष्य में हम ऐसे होने वाले हैं। उसके लिए जो है हमारे कैसे क्या कार्य करेंगे, उन प्रयासों की क्या है एक मतलब पहले से
तय की हुई योजना है वो क्या है, विकसित भारत @2047 है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें समझिएगा कि 100वें वर्ष में, यानी कि जब आज़ादी के हमारे 100 वर्ष पूरे होंगे, 100वें वर्ष का सपना 1947 से 2047 तक की यात्रा। तो 1947 में हम क्या हुए, आज़ाद हुए, और जब हमारी 100वीं वर्षगांठ होगी तो वो वर्ष कौन सा होगा, 2047 को होगा। ठीक है। 1947 में अगर आप देखेंगे तो हम कैसे एक देश थे, तो आप कहेंगे कि एक गरीब राष्ट्र में, एक जानकारी और दे दूं कि आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है, मैं आपको जो है मेंस के लिए एक क्या दूंगा, माइंड मैप दूंगा। ठीक है। उसमें जो है शॉर्ट चीज़ें लिखी होंगी, ज़्यादा नहीं, 3-3 4-4 पॉइंट उसमें लिखे होंगे, तो वो लिख लीजिएगा। यहाँ हर चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी का जो निचोड़ एक क्या होगा, माइंड मैप के रूप में होगा, वो आपको दे दिया जाएगा। उससे जो है लिख लीजिएगा। ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप उसे समझने के लिए इसे भी जो है पढ़ सकते हैं। तो अभी ध्यानपूर्वक चीज़ों को जो है 100% समझने में दीजिएगा, क्योंकि भाई मेंस है, यहाँ लिखने से ज़्यादा कहीं ज़्यादा समझना आवश्यक है, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ें नहीं होंगी तो लिख नहीं पाओगे। अगर दिमाग में चीज़ें हैं, सब कुछ समझ में आ गया, तो अपने अनुसार अच्छी अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो 1947 में हम देखेंगे कैसे देश थे, तो आप कहेंगे कि एक गरीब और नवस्वतंत्र राष्ट्र था हमारा भारत देश। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। जब 2024 का समय आया, 2024 में, तो विश्व की सबसे 5वीं बड़ी हम अर्थव्यवस्था बन चुके थे। एक विकासशील शक्ति जो है हम बन चुके थे, और हमारी आय कैसी थी, निम्न मध्यम आय वर्ग का देश था। 2024 तक हम कैसे देश बन गए थे, विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए थे, और विकासशील देश के रूप में, जैसे कि अर्थव्यवस्था के आधार पर देश जो है 3 प्रकार के होते हैं, अविकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश है। तो हम कहाँ पर थे 2024 में, तो आप कहेंगे विकासशील देश की, यानी कि विकास की मध्यम अवस्था में थे। क्योंकि हमारे पास में क्या है, पर्याप्त बाजार है, लोग हैं, युवा शक्ति है, तो पूरी की पूरी भविष्य की संभावनाएं हैं। अब 2047 तक जो है हमारा क्या मकसद है, 2047 तक एक विकसित और समृद्ध आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा गया है। इसी को क्या कहते हैं, विकसित भारत @2047 कहते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है, यात्रा है कि मतलब कैसे क्या होने वाला है। हम यहाँ के जो है, ये हमारा टॉपिक है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए अब विकासशील से क्या बनना है, हमें विकसित बनना है, तो कौन कौन से प्रयास करने पड़ेंगे। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके अनुसार विकसित भारत 2047 बनाने के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए, तो आप क्या बताइएगा। भाई बताइएगा कि बेहतर सड़क बना दो, क्या बना दो, बेहतर सड़क बना दो। जो बेरोजगार एजुकेटेड लोग घूम रहे हैं उनको क्या दे दो, रोजगार दे दो। और रोजगार उन्हें कैसे मिलेगा, तो रोजगार नहीं मिल रहा तो अच्छे से उन्हें क्या कर दो, कौशल प्रशिक्षण दे दो, ट्रेनिंग दे दो, ताकि जो है वो क्या बन जाए, जो युवा है वह क्या बन जाए, एक संसाधन बन जाए। साथ ही साथ मेट्रो का विकास करो, ताकि जो ट्रेन में जाने में जो है लोगों को, चूँकि शिक्षित मानव संसाधन है, वह अगर 1 घंटा का समय फालतू करता है तो क्या होता है, उससे जो है बहुत बड़ा लॉस होता है। मेट्रो से क्या होगा, समय की जो है बहुत शहरों में, इसीलिए तो मेट्रो चलाई जाती है। ठीक है। तो समय की बहुत बचत होगी। इसके अलावा क्या करो, किसानों की जो है आय दुगना कर दो। किसानों के लिए जो है नहर व्यवस्था बनवा दो, उनके मंडी का जो है सही रेट मिल जाए, दाम, किसान के जो फसल होती है उसका सही दाम मिल जाए। इससे क्या हो जाएगी, सभी के पास में जो है आय हो जाएगी, बड़ी आय। और जब आय हो जाएगी तो खुद लोग क्या कर लेंगे, अपना घर बनवा लेंगे अच्छे से, और सब कुछ अच्छा अपना स्वास्थ्य इलाज करवा लेंगे, सब खुद अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। ठीक है। तो यही क्या कीजिएगा, आप सुझाव दीजिएगा। चलिए देना सीख जाएंगे, अभी अंत तक बने रहिएगा, बस ध्यान से पूरा सुनिएगा, बाकी अपनी गारंटी है, समझ में आएगा सब कुछ। अब देखिएगा विकसित भारत @2047 की परिभाषा, ये देखिएगा 2 नंबर में आपको जो है यही लिख देना है कि क्या है, समझ लीजिएगा। अपने शब्द भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मूल है वो नहीं बदल पाएगा कभी। तो जो 2047 है, ये विकसित भारत, इसकी परिभाषा क्या है, तो यही परिचय के रूप में लिख दीजिएगा, जैसे बड़ा प्रश्न आए। यह भारत को अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलने का क्या है, व्यापक योजना है। ठीक है। तो क्या है ये, एक प्रकार की योजना है। कैसी योजना है, 2047 तक, 2047 तक क्यों, क्योंकि हमारा जो है उस टाइम पर 100वीं वर्षगांठ मनाई जानी है। उस समय तक हमको जो है खुद को विकसित देश बनाने की क्या है, एक योजना बनाया हुआ है। उसी योजना को क्या कहते हैं, विकसित भारत 2047 के रूप में जाना जाता है। यह योजना मुख्य रूप से नीति आयोग द्वारा ही बनाई गई थी। युवाओं की आवाज़ पर जो है ये मन की बात में पहले जिक्र किया गया था। इसके अलावा थोड़ा सा अतिरिक्त संदर्भ देखेंगे कि यहाँ पर देख लेंगे, आपसे कोई पूछे कि विश्व बैंक के अनुसार एक विकसित राष्ट्र कहते किसे हैं, तो विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र जो है वह
जिसकी प्रति व्यक्ति आय $12,700 या उससे अधिक है, यह हमारे लक्ष्य के लिए एक वैश्विक मानक प्रदान करता है। तो भारत चूंकि क्या बनने वाला है, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने वाला है। तो अगर एक मतलब किसी ऑफिशियल परिभाषा देनी हो कि किसी संस्था की, विश्व बैंक चूंकि विश्व की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, तो उसके अनुसार अगर हम बात करें कि विकसित देश किसे कहते हैं, तो विकसित देश वह होता है जहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, $12,700 होती है। तो चिंता मत करिएगा भाई, 2047 तक आपकी भी जो प्रति व्यक्ति आय इतनी होने वाली है, $12,700। अगर 12,700 गुणे आप क्या कर देंगे, लगभग 80 प्लस जो है क्या है रेट है डॉलर का, तो आपकी इतनी आय होने वाली है। जैसे मैं गुना कर, मुझसे अगर सही बनता है तो मैं करता हूँ, 856 के नीचे 5, 8 दूनी 16, 5 21, 2 और 8 एक मार 2, 10, 000। इतनी आय जो है आपकी होने वाली है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10,16,000 रुपए जो है आपकी आय हो जाएगी हर व्यक्ति की भारत में 2047 तक है। क्यों? क्योंकि हम जो है विकसित राष्ट्र बनने वाले हैं, और विकसित राष्ट्र वह होता है जिसकी आय इतनी होती है। कम से कम इतनी आय हो जाएगी, इसके अलावा ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन चिंता मत करिएगा, सिर्फ रिकॉर्ड में जो है आपकी आय इतनी होगी। बाकी आप जो है जितनी होगी वो आप खुद उसका उपयोग कर पाएंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि अगर आप विकसित देश बनना चाहते हैं, अगर आप क्या बनना चाहते हैं, विकसित देश बनना चाहते हैं, तो आपके देश में हर नागरिक की क्या होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, $12,700 होना चाहिए। तो भारत को कैसा प्रयास करना चाहिए, अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो अपने देश के नागरिकों की इनकम, आय को जो है प्रति साल इतनी करनी चाहिए। अब ये आय कैसी होगी, यही जो है आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, और इसी में जो है आपको बेहतर सुझाव दे सकते हैं। यकीन मानिए, आप एक्सपर्ट से भी ज़्यादा अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं अगर चीज़ों को समझ पाएंगे कि सुझाव, क्योंकि हर व्यक्ति जो है कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, तो अपने क्षेत्र के अनुसार हमेशा जो है जब सुझाव वाला प्रश्न पूछता है ना मेंस में, तो अपने क्षेत्र के अनुसार सुझाव दीजिएगा। इससे क्या होती है, आंसर राइटिंग रचनात्मकता होती है, और कॉपी चेक करने वाला जो है अद्वितीय प्रकार की कॉपी पाता है, जो कि सेम तरीके के अगर लिख दिए जाएं किताबों जैसे, तो वो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा सामान्य सी बात हो जाती है। लेकिन कुछ नया किया जाए, तो नया करने के लिए आपको जो है अपने क्षेत्रीय प्रभाव को क्या करना है, सुझाव के रूप में शामिल करना है। जैसे मैं कहूँ कि हम बुंदेलखंड के हैं, तो बुंदेलखंड में प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी हो जाए, 10 लाख हो जाए, हम ऐसा क्या करते हैं भाई, तो अपने क्षेत्र की संभावनाओं को पहचाना जाता है। क्या किया जाता है, अपने क्षेत्र की संभावनाओं को पहचाना जाता है। कोई कहे कि यहाँ के लोगों को समुद्र में हम मछली पकड़ना सिखा दें, तो क्या फायदेमंद होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर समुद्र है ही नहीं। हम एक तटीय राज्य हैं, सॉरी, हम एक भूमि आबद्ध राज्य हैं। तो हमें कौन से तरीके अपनाने चाहिए, अपने क्षेत्र के अनुसार देखे जाते हैं। तो ये जो है चीज़ अपने आप में दिमाग में थोड़ा सा डेवलप कीजिएगा, तभी जो है आप अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो विकसित भारत की क्या हो गई, यहाँ पर परिभाषा हो गई, और आपको पता चल गया कि विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं, जिनकी इनकम क्या हो, $12,700 हो या उससे अधिक हो। विकास का मंत्र, सफलता का आधार, तो यही जो है ये मोदी जी के मन की बात का है। अब इसमें देखेंगे कि 2047 तक कैसा होने वाला है। ऐसा होने वाला है यानी कि सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, सबका विकास हो, और सबका प्रयास हो, तभी क्या हो सकते हैं हम 2047 तक क्या बन सकते हैं, एक विकसित राष्ट्र के रूप में बन सकते हैं। अगर इतना होगा तो ये सफलता के, अगर कोई पूछे कि विकसित भारत @ 2047 बनाने वाले हैं, उसके सफलता का जो है आधार क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सफलता का आधार यही है कि सबका साथ, सबका प्रयास हो, सबका विश्वास हो, और सब मिलजुल करके क्या करें, काम करें। तो ये क्या होने वाले हैं, आधार होने वाले हैं। अब इन सब में जो है कौन कौन शामिल हैं, खास तौर से जो है किसान शामिल हैं और युवा शामिल हैं, क्योंकि किसान भी जब देश का बड़ी हिस्सा जो है किसानों के पास में है, तो उनको भी जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मंत्र जो है बताता है, यह मंत्र क्या करता है, बताता है कि यह जो लक्ष्य केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक, हर युवा के समूह के प्रयास और योगदान से ही क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा लक्ष्य, तो आप कहेंगे कि 2047 तक का लक्ष्य है हमारा, 2047 तक का जो लक्ष्य है उसके अनुसार। भाई सिस्टम अपना क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, देखिए पेन जो है सही से लिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं
चलिए अब देखिएगा जो 2047 है इसके जो है आर्थिक लक्ष्य कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है कि जब 2047 में क्या करने वाले हैं आप जो है विकसित देश बनने वाले हैं तो उसमें कौन कौन से जो है आर्थिक लक्ष्य हैं जो लक्ष्य रखे गए हैं। अगर ये लक्ष्य अपन प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, हम विकसित देश बन जाएंगे। अगर जीडीपी हमारी कितनी हो जाती है, अगर जीडीपी कितनी हो जाती है 30 ट्रिलियन डॉलर की अगर जीडीपी हो जाती है तब क्या बन जाएंगे, विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, अगर $17,590 जो है प्रति व्यक्ति आय, लगभग 14 लाख रुपया प्रति वर्ष अगर एक व्यक्ति की इनकम हो जाती है ये हो जाना चाहिए। और 8.67 ट्रिलियन जो है इतने का क्या हो जाना चाहिए, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात होना चाहिए। दूसरे देशों में हम इतने रुपए का क्या करेंगे, सामान बेचेंगे। तो कोई पूछे कि 2047 जब विकसित राष्ट्र बनने वाला है तो सरकार ने कौन कौन से टारगेट डिसाइड किए हुए हैं कि 2047 तक जो है हम आर्थिक स्तर पर ये टारगेट प्राप्त कर लेंगे। अगर ये टारगेट मिल जाते हैं तो खुद ही क्या बन जाएंगे, हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। क्योंकि $12,700 जो है विकसित राष्ट्र बनने के लिए क्या है, एक मतलब मानक बनाया गया है विश्व बैंक द्वारा और हमने इतना टारगेट डिसाइड कर रखा है। तो अब देख लीजिएगा गवर्नमेंट ने ये टारगेट डिसाइड किए हुए है, क्या ये संभव है प्राप्त करना या नहीं संभव है। तो इसमें एक टॉपिक आएगा आगे चल करके, चुनौतियां टॉपिक आएगा। चुनौतियां कि क्या क्या चुनौतियां हैं इनको टारगेट पाने में। भाई इतना आसान थोड़ी ना प्रति व्यक्ति आय, जहां अभी 1,85,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है और आप क्या करना 14 गुना राष्ट्रीय आय करना चाहते हैं, तो इतना आसान थोड़ी नहीं है। तो जो आसान नहीं है वही तो क्या है, चुनौती है। जो आसान नहीं है वही तो क्या है, चुनौती है। फिर आपके सामने एक प्रश्न मौजूद हो जाता है कि विकसित राष्ट्र 2047 जो है उसे प्राप्त करने में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो आप क्या कर देते हो, चुनौतियों को बता देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चुनौतियां हैं। तो 2047 तक के लिए गवर्नमेंट ने कौन से टारगेट बनाए हैं, तो ये टारगेट है जीडीपी कितनी हो जानी चाहिए, $30 ट्रिलियन की हो जानी चाहिए। और ठीक है, लगभग 29.2 ट्रिलियन यानी कि $30 ट्रिलियन ही। प्रति व्यक्ति आय जो है आपकी $17,590 हो जाना चाहिए। और जो है ये आपका निर्यात कितना हो जाना चाहिए, $8.67 ट्रिलियन का जो है निर्यात हो जाना चाहिए। तब ये क्या है, टारगेट हमारे द्वारा बढ़ाए गए हैं, हमारे द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आर्थिक लक्ष्य हैं, अगर ये आर्थिक लक्ष्य मिल जाते हैं तो हम खुद क्या बन जाएंगे, विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। अब देखिएगा लक्ष्य तक पहुंचने का पड़ाव एक चरणबद्ध तरीके से कैसे कैसे हम पहुंचेंगे। पहले क्या करेंगे, देखिएगा वर्तमान ये 2024 का दौर है, मतलब 25 का दौर है, 26 आने वाला है। तो 2024 में हमारी जो जीडीपी है वो कितनी है, $3 ट्रिलियन है। कितनी जीडीपी है 2024 में हम देख रहे हैं, तो हमारी जीडीपी कितनी है, $3 ट्रिलियन की। क्या आपको सटीक तरीके से दिख रहा है, चलिएगा यहाँ पर देखेंगे। अगर आप देखेंगे कि वर्तमान में जो है यानी कि 2024 में जो हमारी जीडीपी कितनी है, जीडीपी मतलब देश की जो संपूर्ण हमारी उत्पादन क्षमता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये कितनी है, $3 ट्रिलियन है। और 2047 तक हमारा लक्ष्य कितना है, $30 ट्रिलियन का है, यानी कि 10 गुना हमें क्या करना है, जीडीपी बढ़ानी है 2047 तक। और प्रति व्यक्ति कितनी है, प्रति व्यक्ति आय जो है यह है जो है $2,180 है। क्या बात करते हो भाई, $2,180 जो है प्रति व्यक्ति आय बताई गई है। तो ये सिर्फ आय जो है आपकी कैसी है, देखने में है इतनी आय, इतनी वास्तव में नहीं है। तो हालांकि देश की जनसंख्या और उस देश की कुल संपत्ति में भाग देकर के निकालते हैं तो वास्तविक नहीं होता है ये मतलब अमीरों की आय भी जो है इसमें क्या हो जाती है, जुड़ जाती होती है। तो वर्तमान में आय कितनी है, $2,180 है। और जीडीपी कितनी है, $3 ट्रिलियन है। और हमें क्या करना है 2047 तक क्या करना है, $30 ट्रिलियन की जो है हमें क्या करना है, जीडीपी बनाना है। और 17,500 के समथिंग जो क्या करनी है हमें प्रति व्यक्ति आय डॉलर, $17,500 जो है प्रति व्यक्ति आय करनी है। कैसे कैसे करेंगे देखिएगा, ये 2024 में हमारी स्थिति है ऐसी। हम 2030 तक जो है हमारा टारगेट क्या है, हम 2030 तक जो है क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ 2030 में जो है हम यहाँ से जो है इतना ऊपर उठ चुके होंगे। और 2030 तक हमारे पास में क्या हो जाएगा, जीडीपी हमारी जो है $6 ट्रिलियन की हो जाएगी, $6.69 ट्रिलियन की। और जो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी हमारी वो $4,418 की हो जाएगी। और जो हमारा निर्यात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, $1.58 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो 2030 तक हमने इतना टारगेट बनाया हुआ कि 2030 तक कितना कर लेंगे, 2024 में हमारी क्या है ये स्थिति है।
और फिर और आगे जाते हैं तो 2040 में हम क्या कर लेंगे, 2040 में हमारी ये स्थिति होने वाली है कि जीडीपी जो है यहाँ पर $16 ट्रिलियन हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग यहाँ 10,021 की जो हमारी प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, और निर्यात जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, $4.56 ट्रिलियन का जो है निर्यात हो जाएगा। और 2047 तक हम क्या कर लेंगे, अपनी जीडीपी जो है 29.02 ट्रिलियन की बना लेंगे, प्रति व्यक्ति या $17,590 की, और निर्यात जो है 8 तो ये क्या है 2047 में हमारा इतना टारगेट है। और ये हम कैसे कैसे पहुंचेंगे, तो धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। तो ये क्या है, विकसित भारत @ 2047 बनने का मतलब विकसित भारत बनने का सफर है कि हम जो है इस प्रकार से चलेंगे, एकदम से यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो 2024 में ये स्थिति है, 2030 में ये होगी, 2040 में ये होगी। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर नई चीज़ें समझ में आती है तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए जिंदाबाद है। यह डेटा दर्शाता है कि विकास की गति समय के साथ जो है तेज होने की उम्मीद है, यानी कि अभी इतना है, समय के साथ जो है विकास बढ़ता जाएगा। हो सकता है भाई डिजिटल इकोनॉमी है, पता नहीं कब बूम आ जाए। तो आगे देखते हैं चीज़ों को। और ये हमने देखा विकास की मतलब कैसा हमारा चरणबद्ध तरीके से होने वाला है। अब हम देखते हैं कि विकसित भारत के जो है 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। स्तंभ का मतलब जानते हैं ना, आधार, यानी कि वो खंभे जिनके आधार पर क्या बनेंगे हम 2047 तक ये वो खंभे हैं जिनके हम ऊपर, यानी कि जिनके सहारे से हम क्या करेंगे 2047 तक 29.02 ट्रिलियन की क्या बनाएंगे, अपनी इकोनॉमी बनाएंगे। और $17,590 की जो है $17,590 की क्या बनाएंगे, प्रति व्यक्ति आय बनाएंगे। और $8.3 ट्रिलियन का क्या बनाएंगे, निर्यात का लक्ष्य बनाएंगे। वो कौन से 4 स्तंभ है, मेंस का 2 नंबर का भी प्रश्न है, 4 स्तंभ सीधे से नाम लिखने के लिए आ सकते हैं। तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, पहला है, ध्यान रखिएगा, युवा। कौन सा है, पहला है युवा। और दूसरा कौन सा है, नारी। दूसरा खंभा कौन सा है, नारी। तीसरा खंभा या स्तंभ है किसान। और चौथा खंभा कौन सा है, वो है गरीब। ठीक है, अगर इन सबको क्या कर दिया जाए, युवा को क्या दे दो भाई, रोजगार दे दो, ढेर पैसा कमाने लगेगा। ये जो नारी जो है इसे क्या कर दो, समानता दे दो। क्या कर दो, समानता दे दो, स्वतंत्रता दे दो। 90% महिलाएं जो गाँवों में क्या होती हैं भाई, काम तो पूरा करती हैं, लेकिन अपन जानते होंगे, देखते होंगे कि काम तो पूरा करती हैं, लेकिन जो है उनके पास में संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनका जीवन नहीं चलता है, बहुत अच्छे से जीवन भी चलता है। ये सिर्फ किताबी बातें व्यवहारिक स्तर पर कभी लागू नहीं होती हैं, और लागू करना भी मत कि आप संविधान में समानता के सिद्धांत पढ़ें और वैसा ही करें, क्योंकि चीज़ें फ्रेंड्स परिस्थिति और संसाधन पर निर्भर करती हैं। आपके पास का वातावरण कैसा है। आप अगर कहें कि एक महिला हैं और आप सीधे जो है ये संविधान और किताबों के जो है सिद्धांत अपने घर में अप्लाई करेंगे, और कि मतलब ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार अपने घर में मांगेंगे तो उनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। क्योंकि एक समझदार अगर हो तो अपने संसाधनों के आधार पर जो है बात करनी होती है। संसाधन डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ें जो है मुहैया करवाई जा सकती हैं। कहने को तो गवर्नमेंट भी जो बहुत सारे लक्ष्य डिसाइड करती है, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास भी उतने पैसे नहीं होते। तो चलिए, विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर में सीधे से 4 स्तंभ आ सकते हैं, या 7 नंबर में भी आ सकते हैं। तो इन्हें जो है आप क्या करिएगा, 4 स्तंभों को समझा दीजिएगा। अब उनको, एक महिला है, ठीक है। अब महिला को ऐसा हम क्या कर दें कि भाई ये एक मतलब जो महिला घरेलू महिला है वो क्या करने लगे, मतलब रोजगार करने लगे। तो सरकार ने चलाया है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है, स्व सहायता समूह बनाया हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके माध्यम से लोन देती है, कहती है कि अपनी सिलाई मशीन ले लो, जो भी करना है खोलो और कपड़े बनाओ। मतलब उन्हें सेल्फ डिपेंड करने की बात की जा रही है। महिला को समानता देने के लिए बात की जा रही है। शिक्षा में जो है विकास के लिए क्या किया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि मतलब ताकि विकास की भीड़ में क्या है, बराबरी का हिस्सा कर पाएँ। साथ ही साथ जो है उन्हें विशेष प्रकार की छूट दी जा रही हैं, स्कॉलरशिप दी जा रही है, छात्रवृत्ति दी जा रही है, प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जो भी इनके पास में कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर दो। तो ये भी क्या है, एक मनुष्य है, ये भी उतना काम कर सकती है, क्योंकि इसके पास में भी 2 हाथ हैं, इसके पास में भी 2 आंखें हैं, उतना ही मुंह है, उतना ही सब कुछ है। तो क्यों इसकी जो है सीमित क्षमताओं को मत आंकिएगा, तो इसे भी जो है उस प्रकार के साधन उपलब्ध करवाइएगा। ये भी जो है उतना ही है जितना एक क्या होता है मनुष्य के पास, यानी कि पुरुष के पास में होता है, उतना महिला के पास में भी है। इसी प्रकार से जो ये वाला लक्ष्य है, युवा है, तो युवा के पास में भाई सब कुछ है।
इसके पास में बताओ ताकत है, क्षमता है खूब, युवा में ध्यान रखिएगा, पुरुष महिला दोनों आते हैं। तो क्षमता है इसके पास में शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, और ये काम करने की पर्याप्त क्षमता है, वृद्ध नहीं है, युवा है, बोल सकता है, अपनी आवाज़ दुनिया को सुना सकता है, अपनी मेहनत से सफलता जब पाता है ना तो अपनी आवाज़ दुनिया को सुना सकता है। तो इस युवा को जो है क्यों भाई उसको हाथ बांधे बैठाए हो? तो इसे दो ना, जिस चीज़ के लिए क्या है वह योग्य है, वह व्यक्ति जिस चीज़ के लिए योग्य है वो चीज़ अगर इसे मिल जाए तो क्या करेगा, युवा अपनी ताकत से जो है कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। और बाकी हम तो हमेशा कहते हैं कि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन ला कर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे, कृषि काय नहीं हो पाएगा ये वतन शास्त्रों वर्षों तक है, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। तो युवा को क्या करो, उसको रोजगार दो, प्रशिक्षण दो, ट्रेनिंग दो, वैकेंसी निकालो, कंपनी में लगाओ, जहाँ कंपनी नहीं है वहाँ पर कंपनी खोलो, मध्य प्रदेश या देश की अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ो, ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म दो। तो ऐसी जो है क्या है, ये स्तंभ है, इन स्तंभों को जो है हम सुधार करके क्या कर सकते हैं, एक सफल रास्ता बना सकते हैं, जो रास्ता हमारा विकसित भारत @ 2047 तक जाएगा। इसी प्रकार से युवा हो गया, महिला हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये PDF एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डिजाइन करने में जो है बहुत बार इसमें जो है कोशिश की गई है, तब ये चीज़ें जो है इमेज के साथ में डिजाइन हुई है। और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर कमी हो तो भाई इसमें जो है अगली बार चेंज करेंगे या फिर अपना पुराना सिस्टम लागू करेंगे। अच्छा हो तब भी बताइएगा, ताकि पता भी चलना चाहिए, एक प्रोत्साहन भी देना जरूरी होता है हर चीज़ को। अगर आप भी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही जो है आप बधाई के पात्र रहते हैं हमेशा ही। और तो देश की जो है ऊर्जा और भविष्य जो है मानव संसाधन का निर्माण कौन है, ये युवा है, यूथ है। वीमेन से जो है वुमेन है, महिला है। विकास में जो है समान भागीदारी इसकी करवा दो। जो विकास होता है ना उसमें ऐसा माना जाता है पुरुषों की ज़्यादा भागीदारी, तो समान रूप से अगर भागीदारी हो जाएगी तो ये भी जो है पूरी तरीके से सहायक होंगी हमारी महिलाएं, जिनकी GDP में भागीदारी क्या है बढ़ाना महत्वपूर्ण है। किसान की अगर बात करें, अन्नदाता को जो है कृषि प्रधान जो है अर्थव्यवस्था की इसे रीढ़ कहा जाता है। तो अब देखिएगा, अगर मैं सीधी सी बात करूं भाई अपने यहाँ से, मैं चूंकि मेंस की आंसर राइटिंग को, मेंस के कंसेप्ट को मैं खुद के जीवन से जो है समझाना चाहता हूँ किसान की उससे। अब देखिएगा जो किसान होता है, जो मेरे पिताजी हैं खुद मतलब लगभग 30 एकड़ जो है क्या करते हैं जमीन के मालिक हैं, ठीक है, 30 से 35 एकड़ जमीन के मालिक हैं, लेकिन घरेलू आवश्यकताएं जो उससे पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है भाई, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है, सब कुछ है, परंतु संसाधन नहीं है। कौन संसाधन नहीं है? वहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। सिंचाई की 30 एकड़ में ज़मीन की बात कर रहा हूँ, देखिएगा बताने की कोई बात नहीं है, समझाने का तरीका है मेरा। कहते हैं कि चूंकि अधिकांश लोग जो है फ्रेंड्स किसानी से ही जुड़े हुए हैं, अगर इतने ही आप लोग क्या होते, उच्च स्तर के होते तो यहाँ जो है यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेस देखने के लिए आप तत्पर नहीं होते, आप भी जो है हाई फैसिलिटी की जो है सुविधाएं ले रहे होते। तो आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे जैसे लोग ही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अधिकांश जमीन जो है वो क्या होती है, सिंचाई के कारण जो है बोई ही नहीं जाती है, ठीक है, या फिर बोई जाती है तो वहाँ पर उस तरीके का फसल जो है, बीज जो जमीन में डाला जाता है वो जामता ही नहीं है, मतलब अंकुर ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में, जमीन के पास में नमी की क्षमता नहीं है। और इतने में जो है, इतनी जमीन में कम से कम 20 से 25 लाख का जो है क्या हो सकता है, प्रति साल उत्पादन हो सकता है, 20 से 25 लाख का उत्पादन हो सकता है। और रियलिटी क्या है, 1 से 2 लाख का होता है, ठीक है, ये क्या है, रियलिटी है। और इसमें भी क्या होता है भाई, 1 से 2 लाख ये निकालने में क्या हो जाते हैं, कई बार तो 1 से 2 लाख ही क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। तो ये रियलिटी है। अगर इस जमीन में क्या की जाए, सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए, और जो खास तौर से गाय हैं, विभिन्न प्रकार के आवारा पशु हैं, इनकी व्यवस्था कर दी जाए तो इन खेतों में भाई अच्छा सा उत्पादन हो जाएगा। इन किसानों को क्या किया जाए, उन्नत तरीके के बीज दिए जाए, वही देसी बीज जो है बोते रहते हैं, ठीक है। उन्नत तरीके की सरकार क्या करे, बीज उत्पादन करे, जो 2 महीने में क्या हो जाती है, फसल का उत्पादन हो जाता है। और एक एक खेत में जो है 20-20 क्विंटल जो है क्या निकलता है, सोयाबीन निकल आता है, उसको बीज देना, नए तरीके के बीज दे। फसलों में देखें तो मैं जो जीवन में हर बार देखता आया हूँ कि फसलें जब क्या होती है, ठंडी का समय आता है तो भाई एक तो क्या हो जाती है, पाला से जो फिर प्रभावित हो जाती हैं। दूसरा जो है एक है मतलब कीटनाशक, कीट लग जाते हैं उसमें, माहू बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो मसूर की फसल पूरी की पूरी से चौपट हो जाती है। और जो है, जो चना की फसल होती है उसमें क्या है, एक कीट लग जाता है, जुरई बोलते हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पता नहीं, हरे कलर की होती है वो, पूरे जो क्या हो जाती है
जो चना का बीज होता है उसको खा जाती है, फोकला बस बचता है उसमें, ठीक है। तो इनको रोकने के लिए क्या किए जाएं, सिस्टम किए जाएं, तो भाई इसमें भी उत्पादन होगा, ये बच जाएगी, ये भी जो नहीं हो पाएगा तो फिर क्या है, यही जो है 20-25 लाख रुपए कमाना लगे। कितनी होती है, 1 से 2 लाख, मतलब 2 लाख भी मान लो तो 12 गुना आय बढ़ रही है। और हमें आय बढ़ाने की कितनी जरूरत है, 2047 तक जो है आय बढ़ाने की जरूरत, 10 गुना करने की जरूरत है। तो इसकी कितनी बढ़ रही है, 12 गुना बढ़ रही है। किसानों का जो है ऐसा करना है। साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं कि जब इनकी फसल आती है निकल करके, किसानों की जब फसल आती है तो मंडी में क्या हो जाता है, रेट जो है कम हो जाता है, गिरा दिया जाता है, रेट गिरा दिया जाता है। तो जब रेट गिर जाता है तो किसान क्या करता है भाई, अपने घर में जो है भंडार करके रख लेता है। अब भंडार करके रखता है तो भाई क्या हो जाता है, या तो फसल में कीड़े लग जाते हैं, पाई लग जाती है, कीट लग जाता है, या फिर खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पास में इतनी फैसिलिटी घर नहीं है, जिस प्रकार से गोदाम होते हैं अनाज भंडार के, कूलिंग भंडार होता है, वो चीज़ें नहीं है। तो फिर वो क्या होता है, अनाज खराब हो जाता है, फिर बाद में उससे कम कीमत पर बेचना पड़ता है। तो जो यहाँ 2 लाख निकल रहे थे वो भी नहीं निकल पाते हैं। तो एक भंडारण की जो है गवर्नमेंट को हर तहसील में व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि जो है किसान अपना यहाँ पर अनाज क्या कर सके, जमा कर सके। और कहने को तो योजना चलती है कि भाई भंडारण के लिए योजना चली हुई है कि भंडार गृह बनवा लो, लेकिन वहाँ जब जाते हैं बनवाने के लिए तो क्या होता है, रियलिटी आप जानते हैं, प्रशासन किस प्रकार से सहयोग करता है, किस प्रकार से जैसे शुद्ध भाषा में कहूँ तो भ्रष्टाचारी बोलते हैं। वो थोड़ा सा रहने दीजिए, वरना फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा कभी, क्योंकि हम भी इसी जीवन से गुजरे हुए हैं। चलिए, तो ये जो है किसानों को इन समस्याओं को दूर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो विकसित देश खुद बन जाएगा ना। वहाँ के जो आप मुट्ठी भर लोगों को जो है विकास करने की अगर योजना बना रहे हैं तो वो कभी जो है सक्सेस होने वाली नहीं है। क्योंकि जहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या है उन्हें कर दीजिएगा, यकीन मानिए जिस दिन इनके पास में इतना पैसा आने लगेगा ना, देश की अर्थव्यवस्था जो ऐसी चल रही है ना ऐसी हो जाएगी, सीधी इतनी बूम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गरीब आदमी ही होता है जो क्या करता है, क्या करता है, मतलब मांग पूर्ति का सिद्धांत जो आपने अर्थव्यवस्था में पढ़ा हो, इस मांग को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जब ये मतलब मांग बढ़ती है ना, मतलब चीज़ें खरीदी जाती हैं, चाहे कपड़ा हो, पंखा, टीवी, कूलर, कुछ भी हो, तो अभी ये जो है गाँवों में बहुत कम सुविधाएं होती हैं, बहुत न्यूनतम सुविधाएं हैं। अब यूँ मानिएगा ये सभी के पास में होंगी तो कितनी कंपनियों से उत्पादन नहीं होगा, यहाँ कितने लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और जब यहाँ से ढेर सारा उत्पादन होगा तो जीएसटी यहाँ पर कितना नहीं मिल जाएगा गवर्नमेंट को, तो सबका विकास हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये चीज़ें जो है सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी सोचते हैं, बाकी रियलिटी में जो है फैसला लेने की क्षमता सरकार में नहीं है, क्योंकि वो इतना चीज़ें गहराई से नहीं समझ पाते हैं, वो सिर्फ जो है हवाबाजी करते होते हैं। बाकी धीरे धीरे आप अधिकारी बनने तक ये सब चीज़ें समझ जाएंगे, और आपका ऐसा सिलेबस है कि आप जो है रियलिटी हर व्यक्ति की समझ पाएंगे, चाहे वो आपका समाज का गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वृद्ध हो। इतनी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी कि आप जो है हर चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये हमने देखा। एक जो 4 स्तंभ थे भाई अपन समझ रहे हैं, एक स्तंभ युवा था तो युवा का स्तंभ देख लिया, दूसरा महिला जो स्तंभ थी उसको देख लिया, किसान को जो है हमने देख लिया, और तीसरा स्तंभ है गरीब। ठीक है, गरीब है। अब देखिए गरीब को भी समझ लेते हैं, क्योंकि न जाने समझने का अवसर हमेशा नहीं मिलता है। देखिएगा, एक तरफ संविधान में क्या दी गई है, समानता दी गई है, समानता दी गई है। मायने जानते हैं क्या है, मतलब कि आपको भी आईएएस अधिकारी बनने का क्या है, समान अधिकार है। आपको भी प्रधानमंत्री बनने का समान अधिकार है। आपको भी राष्ट्रपति बनने का क्या है, समान अधिकार है। आपको भी क्या है, एक बहुत बड़ा उद्योगपति कंपनी खोलने का समान अधिकार है। ठीक है, ये क्या है, समानता है। और क्या है, स्वतंत्रता भी है। क्या है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, स्वतंत्रता। ठीक है, आपने आर्टिकल 19 में पढ़ी होंगी। लेकिन क्या ये वास्तविकता है, क्या ये वास्तविकता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ये वास्तविकता नहीं है। सिर्फ क्या है, ये सैद्धांतिक बातें हैं, किताबी बातें हैं, और चीज़ों को योजना बनाई जाती है। देखिए योजना बनाना क्या होता है, बहुत आसान होता है। योजना बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसे जो है दिमाग में माइंड मैपिंग करके एक किताब में क्या होता है, लिखना होता है। और जब यह योजना धरातल पर लागू की जाती है ना, तब पता चलता है कि योजना कितनी सफल रही, कितनी असफल रही। तो अधिकांश योजनाएं 10 से 15% ही क्या होती हैं, सफल होती हैं, क्योंकि एसी वाले कमरे में बैठ करके क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती हैं, और जिससे धरातल में जो है गरीबी के स्तर की जो है जीवन होता है, उस जीवन का जो है इमेजिन नहीं कर पाते हैं। अच्छे अच्छे जो है ऑफिसर लोग बनाते हैं,
तो वो जो है इन जीवन को जो है जीते ही नहीं हैं, तो कैसे समझ पाएंगे। इसलिए योजनाएं क्या होती हैं, पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाती हैं, कोई भी योजना हो सफल नहीं होती है। तो ये समानता सिर्फ कहने के लिए है। क्या आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कहने कि नहीं बन सकते भाई। अपन जो है पार्टी के पास में सीट मांगने जाएंगे तो वो सीट ही नहीं हमें मिलनी है संसद का चुनाव लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है 25 करोड़ का या 50 करोड़ का या 2000 करोड़ का क्या होगा, चंदा के लिए बात होगी। तब तो इतना आपके पास 2500 करोड़ होगा क्या? नहीं होगा। अगर इतना होते तो फिर यहाँ पढ़ते नहीं होते। ठीक है, तो ये समानता है। अब अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो ठीक है, बन सकते हैं। संविधान में तो लिखा हुआ कि आप फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि लाखों लोगों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपको भी क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उच्च स्तर की डिग्री चाहिए, मतलब समान डिग्री चाहिए। लेकिन उस तैयारी के लिए आपको माहौल चाहिए, 8 से 10 साल तैयारी। क्या आप 8 साल तैयारी कर सकते हैं? आपके घर वाले कहेंगे भाई क्या कर रहा है तू। ठीक है, तो बहुत अगर जिद्दी हैं, बहुत पागलपन है तो भाई कर सकते हैं। बहुत लोग करते भी हैं, तो वही होते हैं जो कहते हैं बदल दे जो खुद की तकदीर को, बड़े खुददार होते हैं। हजारों जीते हैं उन नाखुदाओं के भरोसों पर, मगर जो अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं अक्सर वो पार होते हैं। इतिहास में 0.1% लोगों का नाम होता है, और स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर आप जो है सामान्य से व्यक्ति हैं और आप यहाँ जाने का सपना देख रहे हैं तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है बहुत ऊंचे ऊंचे लोग लगे हुए हैं, और इसे पराजित करने का आपके पास में कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है, वो है मेहनत। तो चलिए, गरीब जो है, तो गरीब को क्या करना चाहिए अपन को। तो एक जो है अवधारणा आती है भाई, समावेशी विकास की अवधारणा जो है गवर्नमेंट देती रहती है। सतत विकास लक्ष्य भी अपन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी देखेंगे, ये गरीबी का नाम आएगा। तो समावेशी विकास का जो है अगर इसे शामिल कर लिया जाए, समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, सबका विकास। सबका विकास, समावेशी का मतलब समान रूप से सबका विकास, वृद्ध भी महिला भी, जो जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से विकास। तो समावेशी विकास का केंद्र जिनका उन्मूलन एक प्रमुख लक्ष्य है। साथ ही साथ बात करें तो जो सतत विकास लक्ष्य है, जिसे SDG गोल कहते हैं, उसमें से जो पहले नंबर का लक्ष्य देखेंगे तो वही है कि गरीबी का पूरी तरीके से उन्मूलन करना, 2030 तक का लक्ष्य है। विश्व का भी यही लक्ष्य है। और साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो गवर्नमेंट जो है इनके लिए बहुत सारी योजना चला रही है। गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं। फिर से कहूँगा कि योजनाएं धरातल पर जो है पूरी तरीके से सफल नहीं है, सिर्फ किताबों में जो है, और चुनाव के टाइम पर जो है ये गिनवाने के लिए ऐसा ये किया जाता है। चूंकि मैं भाई एक टीचर की हैसियत से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं हर चीज़ जो है आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन ध्यान रखना, इंटरव्यू वगैरह जब होता है तो कभी भी आप सरकार की खुले शब्दों में आलोचना नहीं कर सकते हैं, ना किसी पार्टी का पक्षपात कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैं टीचिंग के अनुभव दे रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ पर जो है सीख सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में ध्यान रखना, किसी एक मतलब निष्पक्ष भाषा का प्रयोग करना, किसी का पक्षपात मत करना, अन्यथा प्री मेंस निकालने का अनुभव आपका जो क्या हो जाएगा, बेकार जाएगा। तो ये 4 स्तंभ जो है आप क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे। 4 स्तंभ है विकसित भारत बनाने के। वो कौन कौन से हैं? युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारे पास में कि स्तंभ 1 और 2 पर ध्यान, यानी कि जो युवा, स्तंभ 1 में क्या है भाई, बाकी जो चीज़ें हम समझ चुके हैं, तो यहाँ पर पढ़ बस लेते हैं, क्योंकि बहुत देर चर्चा हो चुकी है स्तंभों पर। तो ये स्तंभ जो 4 स्तंभ थे, उनमें से पहला और दूसरे स्तंभ के बारे में बताया गया है। पहला स्तंभ है आपका युवा, और दूसरा स्तंभ क्या है, महिला है। लक्ष्य क्या है, युवा को क्या किया जाए, शिक्षा दी जाए, कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये क्या है, लक्ष्य है। इससे क्या होगी, हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो रोजगार के अवसर देना और क्या करना, उसे शिक्षा देना। चुनौती क्या है, अब देखिएगा, यही प्रश्न यही बनते हैं भाई मेंस में, कुछ और नहीं, अलग से नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्या चुनौतियां हैं, ये 4 स्तंभ हैं, इनकी जो दिक्कतें हैं, जो 4 स्तंभ हैं इनकी दिक्कतें ही क्या है, चुनौतियां हैं। अगर दिक्कतों का समाधान हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कतें खत्म हो गई तो फिर आसानी से उनकी आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी तो विकसित भारत बन जाएगा। तो युवाओं को क्या दे दिया जाए, अगर शिक्षा दे दी जाए, कौशल दे दिया जाए, कौशल मतलब ट्रेनिंग, किसी चीज की स्किल, योग्यता, कौशल, और रोजगार दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो टारगेट मिल सकता है। लेकिन कैसे दे दिया जाए, चुनौती क्या है। 2024 की बेरोजगार रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 100 बेरोजगारों में से 83 युवा हैं। समझ रहे हो ना बात को, जो 100 बेरोजगार लोग हैं अगर, तो उनमें से क्या है, 83% क्या है, युवा लोग जो है बेरोजगार हैं। अब बताओ इनके ऊपर जो है आप क्या जिम्मेदारी रख दिया है युवाओं के ऊपर। क्योंकि युवा भी क्या है, एक स्तंभ है विकसित भारत का। 2047 तक इनकी जो क्या है स्थिति ऐसी बनानी है, $17,590, यानी कि लगभग 14 लाख रुपया क्या करनी है, इनकी प्रति वर्ष इनकम करनी है। और जो है इनमें से
83% लोगों के पास में 1 रुपया इनकम नहीं है, यानी कि बेरोजगार हैं 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। समझ रहे हो नतीजों को? ये क्या है, बड़ी चुनौती है। इसका समाधान कैसे करेंगे? जो समाधान होता है वही तो क्या होता है, सुझाव होता है। समाधान के लिए आप क्या बता सकते हो, अपने दिमाग से कुछ चीजें बता सकते हो, फिर सरकार की स्कीमें बता सकते हो। इनमें से 65% क्या है, शिक्षित बेरोजगार हैं, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त जो है बेरोजगार हैं। तो इस रिपोर्ट के डाटा का प्रयोग करिएगा, आंसर राइटिंग में 4 चांद लग जाते हैं जब ऐसे डाटा जो है दिए जाते हैं कि एक तरफ हम जो क्या करते हैं, विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प लिए बैठे हैं, और ये जो है हमने टारगेट रखा है कि हम उन्हें रोजगार देंगे, लेकिन कितने लोगों को रोजगार दोगे? जो 100 बेरोजगार हैं उनमें से अगर देखें तो 83% लोग क्या है, युवा बेरोजगार हैं, और इनमें से भी अगर देखें तो 65% शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। ठीक है, शिक्षित युवा क्या हैं, बेरोजगार हैं। यकीन मानिएगा, जब 5वीं पास नौकरी की जो एक वैकेंसी निकलती है, अब एक जो है, समझिएगा चीज़ों को, जब कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है, एमपी पुलिस की वैकेंसी निकलती है, तो उसमें एमए किया हुआ व्यक्ति, एमएससी किया हुआ व्यक्ति, और जहाँ तक कि कई बार जो है पीएचडी होल्डर भी क्या कर देते हैं, एक पुलिस की नौकरी के लिए फॉर्म डाल देते हैं। समझ रहे हो? बीएससी किए हुए व्यक्ति, साइंस स्ट्रीम से डिग्री करके 10वीं पास रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म देखिएगा, सभी लोग डाल देते हैं। ये सच्चाई है भाई, स्वीकार कीजिएगा। अब इसमें ये नहीं है कि आपके अंदर, मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप में कमी है। अब आप तो क्या है भाई, जिम्मेदार हो जाएंगे कुछ समय बाद में, तो जिम्मेदार हो जाएंगे तो आपको क्या चाहिएगा, रोजगार चाहिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो फिर आपको फैमिली संभालनी है, तो कहीं ना कहीं से तो आपको क्या करने पड़ेंगे, पैसे अर्जित करने पड़ेंगे, फिर चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी हो, चाहे ग्रुप सी की नौकरी हो, या फिर आईएएस की नौकरी हो। ठीक है, तो जब उनके पास में रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे, टालेंगे ही। तो इन रिपोर्टों के ऐसे डाटा का जो है प्रयोग कीजिएगा। तो ये युवाओं की स्थिति है। महिला की स्थिति क्या है, लक्ष्य है महिला को क्या करने का लक्ष्य है, हमारा हमारा लक्ष्य है 2047 तक इन्हें आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हेतु क्या करना, सुनिश्चित करना। आर्थिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से पैसे दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी तरीके हैं, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, उन्हें आर्थिक स्तर से मजबूत किया जा रहा है। कोई दो राय नहीं कि जो इस बार जो है बीजेपी की जो 29 सीटें आई हुई हैं, उनमें से पूरा का पूरा योगदान जो है लाडली बहना योजना का था। सामाजिक सशक्तिकरण जो है, उन्हें मतलब विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही हैं, उन्हें बोलना सिखाया जा रहा है, और उन्हें समानता के जो है बहुत सारे प्रावधान हैं, महिलाओं के रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये जो है सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उन्हें क्या किया जा रहा है, सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण का मतलब समझते हैं, मजबूत किया जा रहा है। रणनीति क्या है, इनकी रणनीति है श्रम बल और जीडीपी में महिलाओं की भागीदारी को क्या कर देना, बढ़ा देना, जो वर्तमान में कम है, और विकास तेजी से गति होगा। आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला स्तंभ था, अपने देखे हुए थे 4 स्तंभ, 4 स्तंभों में से जो तीसरे नंबर का स्तंभ है वो कौन सा है, किसान है, और चौथे नंबर का स्तंभ है वो कौन सा है, आपका गरीब है। तो किसान और गरीबों की भी कुछ बात कर लो। तो इनका जो है ये लक्ष्य है कि कृषि को जो है आधुनिक बनाएंगे। क्या करेंगे, कृषि को आधुनिक बनाएंगे, मतलब मॉडर्न तरीके से किसानी की जाएगी। किसानों की आय बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ बड़ा जो है हिस्सा है श्रम में लगा हुआ है। और गरीबी की स्थिति क्या है, तो गरीबी की स्थिति यह है कि 2047 तक हम क्या करेंगे, गरीबी का पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, उन्मूलन कर देंगे। हर नागरिक को जो है सम्मानजनक जीवन प्रदान कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। हालांकि समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, आप लिखना सीख जाएंगे। अब विकास की रणनीति के प्रमुख 4 आयाम हैं। ठीक है, वो क्या थे, 4 स्तंभ थे, और 4 आयाम कौन से हैं, आयाम मतलब क्षेत्र, एरिया। एक है आर्थिक विकास है, दूसरा है पर्यावरणीय स्थिरता है, तीसरा सुशासन है, चौथा जो है सामाजिक प्रगति है। तो कौन कौन से 4 आयाम हैं विकसित भारत के, तो ये 4 आयाम हैं। आर्थिक विकास, सतत और समावेशी विकास करेंगे, मतलब कि हमें किन किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए। तो ऐसा हमें कार्य करना चाहिए कि आर्थिक विकास पर कार्य करना चाहिए, और विकास कैसा करना है, सतत विकास करना है, समावेशी विकास करना है, इस पर जो है ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि भाई अरावली को जैसे काटा जा रहा है, यही तो सतत विकास का उदाहरण देख पा रहे हूँ। तो सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य के विकास को ध्यान में रख करके विकास करना। तो आर्थिक स्तर पर हम कैसा विकास करेंगे, सतत और आर्थिक विकास करेंगे। सामाजिक स्तर पर क्या करेंगे, सामाजिक प्रगति और सोशल प्रोग्रेस करेंगे। सामाजिक प्रगति कैसी होगी भाई, एक जो है जात पात का भेदभाव होता है तो सभी को समान मान लिया जाए, सम्मानजनक जिंदगी दे दिया जाए, उन्हें सभी को समान न्याय दिया जाए, तो ये सामाजिक प्रगति हो जाएगी। पर्यावरणीय स्थिरता,
धारणीय विकास किया जाए, धारणीय विकास को ही बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और पर्यावरणीय नैतिकता पर बल दिया जाए, एक वृक्ष को क्यों काट रहे हो भाई, ठीक है, तो ये नैतिकता होती है। अब जैसे ये नैतिकता पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या किया है, अरावली को काटने के लिए आदेश दिया है, तो ये पर्यावरणीय नैतिकता का विषय है या नहीं है। अब देखिएगा भाई, देश का सर्वोच्च न्यायालय ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अभिलेख न्यायालय होता है, और जो लोग शिक्षित हैं उसकी बात को भी गलत कहना गलत है, ठीक है, देश में संविधान के अनुसार। सुशासन की अगर बात करते हैं तो सुशासन का मतलब क्या होता है, समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो, और जो योजना मान लीजिएगा दी गई है तो वो समय पर मिल जाए, समय पर न्याय मिल जाए, समय पर जो है पुलिस की सहायता मिल जाए, यही क्या होता है सुशासन, यानी गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 4 आयाम है, ध्यान रखिएगा। 4 आयाम 2 नंबर में हो सकते हैं केवल नाम लिखने के लिए, 7 नंबर में हो सकते हैं आपके इन पर चर्चा करने के लिए। अगली बात करते हैं, विकसित राष्ट्र के पहलू कौन कौन से हैं, तो मतलब वो कौन कौन से पहलू हैं जिन्हें जो है विकसित राष्ट्र कह पाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं, ये विकसित राष्ट्र का ही एक प्रकार का खाका है। तो ये पहलू हैं विकसित राष्ट्र के, जैसे प्रति व्यक्ति आय उच्च हो जाए, उच्च प्रति व्यक्ति आय हो जाए, समावेशी विकास हो जाए। समावेशी मतलब कि समावेशी विकास का मतलब जानते हैं ना, विकास की मुख्य धारा में हर वंचित वर्ग शामिल होना। समावेशी विकास का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ। एक व्यक्ति है, यूँ मान लीजिएगा, मतलब समाज का उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग को मैं जो है एक ऊंचाई से दिखा देता हूँ, बाकी ऐसा रियलिटी नहीं है, समझाने के लिए मैं तरीका अपना रहा हूँ। और एक व्यक्ति है, यूँ मान लीजिएगा, यूँ है, ठीक है, छोटा है। एक व्यक्ति क्या है, इस प्रकार का है, थोड़ा सा बड़ा है इससे। और एक व्यक्ति क्या है, इस प्रकार का है। ये मैं ऐसी स्थिति बनाया हुआ हूँ कि मतलब ये गरीबी अमीरी के आधार पर जो है स्थिति बनाया हुआ हूँ। मान लीजिएगा इसकी जो है आय है हर महीने की 1 लाख रुपए, इसकी जो है 20,000 रुपये है, इसकी जो है 30,000 रुपये है, इसकी मान लीजिएगा 5,000 रुपये है। अब इनका जो है एक साथ विकास नहीं हो सकता। तो अगर ये सभी की आय क्या हो जाए, समान हो जाए, यानी कि सभी की आय 70,000 के आसपास अगर हो जाती है, 50,000 के आसपास, तो इसे क्या कहेंगे, सबका विकास हो गया, यानी कि समावेशी विकास हो गया। समावेशी विकास में न सिर्फ मानव के विकास को शामिल किया जाता है, इसमें जो है पर्यावरण के विकास को भी शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें विकास में बराबर कर दिया जाए, यहाँ का पर्यावरण जो है खत्म कर दिया जाए और इन सभी को जो है जमीन दे दिया जाए, तो विकास समावेशी नहीं होगा, वो सिर्फ मानव का विकास होगा, समावेशी विकास नहीं कहेंगे उसे। तो समावेशी विकास होगा। दक्ष जो है श्रमिक वर्ग होगा, मतलब कि जो काम करने वाला लोग होगा उनके पास में क्या होगी, अच्छा स्किल होगी। कब की बात है ये, जब विकसित बन जाएंगे हम, 2047 की बात है, उस समय ऐसे लक्षण होंगे हमारे। वित्तीय समावेशन हो जाएगा, तो पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए जो है इतने 51 करोड़ लगभग खाते खोले गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, शून्य अकाउंट, जीरो अकाउंट। विकसित जो है आधारभूत ढांचा होगा हमारा, बिजली, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ बिल्कुल एडवांस लेवल की होंगी। उच्च जीवन स्तर होगा, ठीक है, तो हमें अच्छा खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, स्वस्थ हवा मिलेगी, ये जीवन स्तर होगा। और संरचनात्मक रूपांतरण होगा। संरचनात्मक रूपांतरण मतलब कि कृषि से सेवा और उद्योग क्षेत्र में श्रम का जो है स्थानांतरण हो जाएगा। जो लोग अभी किसानी में काम करते हैं वे उद्योगों में और जो है सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे, क्योंकि इतनी नौकरी हो जाएंगी उस टाइम पर, ठीक है। तो ये जो है ऐसे लक्षण होने वाले हैं हमारे, बाकी ये रियलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे। 2030 का समय आने दीजिएगा, 2030 में कितना टारगेट प्राप्त करते हैं, तो आप जो है मूल्यांकन कर पाएंगे कि क्या विकसित बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो ये जो है विकसित भारत के जो है लक्षण होने वाले हैं। अगली बात करते हैं यात्रा का पथ है, तो ये अपन कर चुके हैं ना, यात्रा का पथ समझ चुके हैं ना। देखिएगा यात्रा का पथ, अमृत काल को समझना। देखिए अमृत काल, देखिएगा अपन शुरू में ही चर्चा की हुई थी कि अमृत काल क्या है, एक समय है। और वो कौन सा समय है, ये 2022 से लेकर के 2047 तक के बीच का समय है। 2047 तक के बीच का समय है, यानी कि ये लगभग 25 वर्ष का जो समय है उसी को क्या कहा गया है, अमृत काल कहा गया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से लेकर के 100वीं वर्षगांठ के मध्य का जो समय है उसे क्या कहते हैं, अमृत काल कहते हैं। यहाँ पर चित्र देख सकते हैं आप, ये 75वीं वर्षगांठ मनाई हुई है। जो 25 वर्षों की यात्रा है इसे क्या कहा जाता है, अमृत काल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका समय जो है अमृत के समान है, जो वर्तमान में समय चल रहा है, ठीक है। तो ये परिभाषा क्या है, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक की 25 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, अमृत काल कहते हैं। टू मार्कर ध्यान रखिएगा।
और देखिएगा उत्पत्ति, ये अमृतकाल शब्द की उत्पत्ति से पढ़ सकते हैं। यह एक शब्द वैदिक ज्योतिष से लिया गया है, जो कि एक ऐसे समय का प्रतीक है जब मनुष्य और देवताओं के लिए सुख के रास्ते खुलते हैं। तो ये हमारे लिए भी क्या होने वाले हैं, सुख के रास्ते खुलने वाले हैं। और ऐसे समय को क्या कहते हैं, अमृतकाल कहते हैं, जहाँ पर मतलब सुख समृद्धि होने वाली होती है। तो ये शब्द जो है अमृतकाल शब्द कहाँ से आया हुआ है, वैदिक ज्योतिष से आया हुआ है। अब इसमें मुख्य तथ्य देख लीजिएगा। अमृतकाल प्रथम प्रयोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 2021 में किया गया था, कि इस समय को जो है अमृतकाल कहा गया था। बजट में जो है प्रथम प्रयोग वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में किया गया था। पहला अमृतकाल जो है, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है प्री में कि अमृतकाल का पहला बजट कौन सा है 2023-24 का। चूंकि अमृतकाल की शुरुआत कब से होती है, 2022 से होती है, 75वीं वर्षगांठ से। तो 2023-24 का जो समय होगा उसका, यानी कि अमृतकाल का पहला बजट कौन सा है, 2023-24 का है। आगे देखते हैं। तो आपने देख लिया अमृतकाल। अब उस अमृतकाल में हम खुशी होंगे ना, क्यों खुशी नहीं होंगे, क्योंकि हम जो है 2045 में विकसित बनने वाले हैं, तो हमें खुशी भी होगी। तो हम उसमें खुशी में जो है उत्सव मनाएंगे। उसी उत्सव को क्या कहते हैं, अमृत महोत्सव कहा जाता है। तो देखिएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, और इधर जो है अमृत काल दिया हुआ है। दोनों में जो है अंतर समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी लिखने के लिए 2 नंबर में हो सकता है प्रश्न, कि ये आ जाए, ये आ जाए, या फिर कैसा भी आ जाए, आप लिखते रहिएगा जैसा भी आए। चूंकि निबंध में टॉपिक दिया हुआ था, इसलिए अपन ने क्या कर रहे हैं, इसमें विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, ताकि निबंध भी जो है आपका कंप्लीट हो जाए, आप आसानी से लिख पाएंगे निबंध, यकीन मानिएगा अगर चीज़ें ध्यानपूर्वक सुनी हुई हैं। अवधि देखते हैं। तो अमृत महोत्सव की अवधि क्या है, तो ये जो है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक अमृत महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, तो अमृत महोत्सव की अवधि क्या है, ये लगभग 75 सप्ताह की जो अवधि है उसे क्या है, अमृत महोत्सव की ये अवधि है। यानी कि हम आज़ादी के क्या कर चुके हैं, 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। और हम जो है आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने में क्या बन जाएंगे, एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे, विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात, और ये जो है लक्ष्य पाने की खुशी में जो है हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, उत्सव मनाएंगे। उस उत्सव को क्या कहा गया है, अमृत महोत्सव कहा गया है। ये अमृत महोत्सव कब तक चलेगा, तो ये 75 सप्ताह तक चलेगा। यानी कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद जो है 75 सप्ताह तक चलेगा, और जिसका समय है 12 मार्च 2021 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक का जो समय है वो क्या है, आपका अमृत महोत्सव का समय। उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाना। यह अमृतकाल की तैयारी थी। क्या थी, यह अमृतकाल की तैयारी थी। अब इसके बाद उत्सव मनाने के बाद क्या करेंगे हम, मतलब ये इस काल में प्रवेश कर जाएंगे। और इस काल में क्या है, आपको जबरदस्त क्या करना है, काम करना है, तैयारी करनी है, नौकरी। और ध्यान रखिएगा, आप भी जो क्या कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनाने में जो है आप भी सहयोग कर रहे हैं। अगर अच्छे से मेहनत करके एक अच्छी नौकरी अर्जित कर लेते हैं 2047 के पहले, और अच्छी आय जो कर लेते हैं, अगर आपकी जो है ये क्या हो जाती है, पीसीएस में जो आपकी नौकरी लग जाती है, तो निश्चित रूप से आप जो है $17,590 का लक्ष्य पा लेंगे। आपकी लगभग 14 लाख रुपए इनकम हो जाएगी प्रति वर्ष की। तो आप जो है विकसित राष्ट्र व्यक्तिगत स्तर पर बन जाएंगे, अगर जो है मेहनत से क्या कर लेते हैं, ये नौकरी पा लेते हैं। अमृत महोत्सव समझ में आ गया। अमृतकाल क्या है, तो यह जो है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक चलेगा। 25 वर्ष का समय है अमृतकाल का। ठीक है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से लेकर के कब तक, 100वीं वर्षगांठ के बीच का। तो ये समय ध्यान रखिएगा। अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है तो अगर ऐसा ही लिख देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम लिख देते हैं, 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समय लिखना थोड़ा सा चैलेंज होगा, हर किसी को याद नहीं हो पाएगा। अगर आप याद करते हैं तो यही तरीका होता सबसे औरों से आगे होने का। अगर इनका फिक्स टाइम याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये समय याद करना चैलेंज है। मैं सलाह दूंगा कि आप ये याद करिएगा, 75 सप्ताह से याद कर लीजिएगा कि अवधि कितनी है इसकी, 75 वर्ष है। और अमृतकाल की अवधि कितनी है, 25 वर्ष है, इधर 75 सप्ताह है। इनका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य अमृतकाल का कि विकसित भारत के निर्माण की वास्तविक यात्रा की मतलब वो समय है। ठीक है, तो जिसे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर 75 वर्ष पूरे हो गए और यहाँ पर 100 वर्ष पूरे हो गए। तो इन 100 वर्ष के पूरा होते होते तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या करने वाले हैं, एक यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस यात्रा में क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे मतलब काम करेंगे, अच्छी नौकरी अर्जित करेंगे, कंपनी खोलेंगे, उद्योग खोलेंगे, अच्छी योजनाएं लाएंगे, अच्छा विकास करेंगे। तो ये जो यात्रा है, इसी यात्रा को क्या कहा गया है, अमृतकाल कहा गया है। और यहाँ पर हम मेहनत करने के बाद में अपना टारगेट पा लेंगे, 2047 में विकसित देश बन जाएंगे। चलिए
ये मुझे लगता है टॉपिक अपना कंप्लीट होगा, भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये रिवीजन के लिए है, एक नज़र में आप देख सकते हैं कि विकसित भारत @ 2047 एक नज़र में। तो पूछे इसका विजन क्या है, मतलब टारगेट क्या है विकसित भारत @ 2047 का। तो इसका टारगेट है भाई कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, क्या करना, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, जीडीपी, और $17,590 प्रति व्यक्ति आय अर्जित करना। ये क्या है, टारगेट है। मंत्र क्या है, यानी कि विकसित भारत @ 2047 का मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 4 इसके क्या है, मूल मंत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेंस की बहुत अच्छी आंसर राइटिंग यहाँ पर दी हुई है। अगर विकसित भारत @ 2047 7 नंबर में आता है, सेम टू सेम लिख दीजिएगा, कोई नहीं काट पाएगा नंबर। तो एक पॉइंट क्या होगा, इसका विजन हो गया। एक परिभाषा बता सकते हैं आप, थोड़ा सा परिचय के रूप में क्या बनेगी, परिभाषा बताएंगे। दूसरे पॉइंट में क्या बताएंगे, इसका मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। तीसरे में बताएंगे आप इसके आयाम क्या है, आयाम और यात्रा। तो आयाम 4 आयाम है, एक आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम और पर्यावरणीय आयाम, सुशासन। अब देखिएगा आयाम में आर्थिक स्तर में क्या करना है, समावेशी और आर्थिक विकास करना है, सामाजिक प्रगति करनी है और समावेशिता करना है, और पर्यावरण में क्या करना है, सतत विकास करना है, पर्यावरण संरक्षण करना है, सुशासन में अच्छी योजनाएं संचालित करना है। तो ये क्या है, मतलब 4 आयाम हैं। और इसके आगे देखते हैं तो बाकी बता सकते हैं यहाँ पर अमृतकाल, और ये यात्रा बता सकते हैं कि 25 वर्ष का जो होने वाला है अमृतकाल होगा। और इसके ये दिए हुए हैं, यहाँ पर स्तंभ दिए हुए हैं, 4 स्तंभ। ये युवा बैठा हुआ है, इधर महिला है, इधर किसान है और इधर क्या है, गरीब है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मतलब क्विक रिवीजन टाइप का है, तो इसे आप जो है ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा आगे की राह क्या है, क्या और इसमें चुनौतियां क्या हैं। तो अपन बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि मेंस आपको समझना है और अपने इसमें योगदान दे रहे हैं। इस समय में जो है लगेगा भी थोड़ा सा। आगे की राह क्या होने वाली है, यानी कि जो हमने इतना सब कुछ टारगेट डिसाइड कर लिया है भाई, उसमें क्या कोई चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां हैं क्या, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। और अवसर क्या है, तो देखिएगा यह विजन एक व्यापक रोड मैप है जिसके कई पहलू हैं, आगे अध्ययन के लिए जो है महत्वपूर्ण विषय शामिल है। इसमें देखेंगे सकारात्मक परिणाम और आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे, विशिष्ट कार्यक्रम और नीतियां देखेंगे। इसमें नीति आयोग का विजन 2047 और अंतरिम बजट में इसके प्रावधान देखेंगे। इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संभावनाएं और चुनौतियां देखेंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इतना ही रहने देते हैं। अब ये जो है प्रश्न एक प्रकार के लिखे हुए हैं, तो आप जो है समझिएगा थोड़ा सा, जैसे कि हर किसी को इतना करेंगे। अब इसमें चुनौतियां क्या हैं समझ करके लिखिएगा। रोड मैप में जो है आपको जो शॉर्ट नोट बनाना है उसमें आपको मिल जाएंगी कुछ चीज़ें, तो उतना ही याद करना। सकारात्मक परिणाम और आलोचनात्मक मूल्यांकन, मतलब कि जो विकसित भारत 2047 है, सकारात्मक परिणाम क्या है, मतलब एक प्रकार की हमारे पास में अच्छी ऊर्जा आएगी। ठीक है, सभी लोग प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ विकास तो निकलेगा ही। और आलोचनात्मक मूल्यांकन जब करते हैं तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में अच्छी बातें बता देते हैं, फिर बाद में उन कमियों के आधार पर क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि ऐसा होना थोड़ा सा असंभव है। विशिष्ट कार्यक्रम और नीतियां, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, योजनाएं बतानी है। क्या बतानी है आपको, योजनाएं बतानी है। 4 स्तंभ है ना हमारे, महिलाएं, गरीब, किसान और वो। तो किसानों के लिए बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चल रही है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि चल रही है, गरीबों के लिए जो है आवास योजना चल रही है, महिलाओं के लिए जो है विश्वकर्मा योजना भी चलाई गई थी, कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया था, युवाओं के लिए जो है शिक्षित युवाओं के लिए नौकरी के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, रेलवे में इतनी नौकरी निकाली जा रही हैं। तो ये जो है कार्यक्रम और नीतियां हो जाएंगी। नीति आयोग का विजन 2047 और अंतरिम बजट में इसके क्या प्रावधान है, तो ये देखेंगे हम कब बजट आएगा भी 2026 का जो है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, तो उसमें कुछ चीज़ें दी हुई होंगी कि विकसित भारत बनाने के लिए कितना बजट दिया गया है और क्या क्या उसमें योजनाएं निकाली गई हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाएं और चुनौतियां क्या हैं। तो संभावनाओं में आप कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में क्या है, व्यापक जनसंख्या है, हम देश की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी हैं, हमारे पास में जो है लगभग 60% जनसंख्या क्या है, मतलब युवा जनसंख्या है, जितनी किसी भी देश में नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें टारगेट मिल सकता है। हमारे पास में बहुत सारी ज़मीनें हैं, किसान हैं, काम करने वाले लोग हैं, शासन है और एक क्षेत्रफल भी है, हमारे पास में समुद्र है पास में, तो संभावनाएं हैं, कर सकते हैं। चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां वही हैं कि किसान तो हैं लेकिन उनके पास में संरचना नहीं है, संसाधन नहीं है, ज़मीनें तो हैं लेकिन वहाँ से उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उनके पास में पैसा नहीं है,
अब पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसे व्यवस्थित तरीके से नहीं कर रही है। धन जो है केंद्रीकरण है हमारे देश में, क्या है, धन का केंद्रीकरण है, कुछ लोगों की जेब में है। अगर वो सभी लोगों के पास में थोड़ा थोड़ा हो जाए तो दे दें, लेकिन वो धन क्या है, गलत तरीके से अर्जित किया गया है। शासन अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, पुलिस अच्छे तरीके से काम नहीं करता, प्रशासन भ्रष्टाचार करता है, कोर्ट में जाओ तो क्या है, लाखों केस पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन सब के कारण जो है लोग कुछ करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि फिर वही बात, पैसा नहीं है। ठीक है, तो इतनी ये सब चुनौतियां हैं। तो यहाँ पर अपना क्या होता है, टॉपिक खत्म होता है। निश्चित रूप से आप जो है लिख पाएंगे मेंस में। अब जो है आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको जो प्रश्न बनेगा, और कोई भी आंसर राइटिंग आ जाए, अब यहाँ से आप जो 2 से 3 प्रश्न आंसर राइटिंग कर लेंगे, आपका जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर अपनी क्लास खत्म होती है। अब जो है थोड़ा सा चीज़ अपन को क्या करना है, जो अपन ने क्या किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मैंने पढ़ाया हुआ था पिछली क्लास में, मतलब जो आज की क्लास रिकॉर्ड हुई है दूसरी, उसमें एआई मैंने बताया हुआ था। लेकिन वो वाला जो पीडीएफ था, अब वो वाले पीडीएफ में क्या है, 2-3 टॉपिक छूट गए हैं। एक जैसे एआई का वर्गीकरण, और एआई का वर्गीकरण वो वाली क्लास देखेंगे तो आपको सब चीज़ें मैंने बेसिक से बताई हुई है, और वर्गीकरण और कुछ आभासी सहायक छूट गए हैं। तो वहाँ जो पढ़ा दिया है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जो है उनको पूरा कर देते हैं ताकि परीक्षा का प्रश्न हमारा बाहर आ जाए। तो ये अपन पृष्ठभूमि उसमें खूब कर ली हुई है, बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि एआई का अर्थ क्या होता है, इसके जनक कौन है, लिस्प भाषा किसने विकास की हुई थी, ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। ट्यूरिंग टेस्ट में हमने देखा था कि 3 लोग होते हैं, 2 आदमी और एक जो होती है मशीन होती है। ये सब जो है अपन कर चुके थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, ये नहीं उसमें किया हुआ था। कौन सा फैक्ट? ये वाला। तो जब आप नोट्स अपना लिखेंगे तो ये चीज़ें जो है जो उसमें नहीं है इसे शामिल कर लेंगे। जैसे ये वाला फैक्ट कि जो डार्ट माउथ सम्मेलन है किससे संबंधित है, एआई से संबंधित है। यहाँ पर एआई शब्द जो है पहली बार क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो ये वाला उसमें नहीं शामिल है। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें जो और देखना है आपको, एआई के मुख्य घटक ये नहीं किया हुआ है वहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर देख लीजिएगा। एआई के घटक का मतलब क्या है, कि मतलब एआई जो है कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो चीज़ें आपको क्या करनी है, बतानी है कि एआई के घटक कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। जैसे एक घटक है मशीन लर्निंग। क्या है मशीन लर्निंग? दूसरा घटक है आपका एनएलपी, तीसरा है डीप लर्निंग, और चौथा है कंप्यूटर विजन। तो ये क्या है, 4 घटक हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन एआई का घटक नहीं है। उसमें एनएलपी ऑप्शन में था, और मशीन लर्निंग था, और डीप लर्निंग था। एक कोई और दूसरा ऑप्शन में था, रोबोट था। तो रोबोट वो नहीं होगा। ये 4 घटक होते हैं एआई के। और ये क्या क्या है 4 घटक, देखिएगा। अगर इन 4 घटकों को आप देखेंगे तो मशीन लर्निंग क्या होती है, डेटा के माध्यम से क्या करना, मशीनों का स्वतः सीखना क्या कहलाता है, मशीन लर्निंग कहलाता है। मशीनों की जो है स्वयं सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। और यह क्या है, एक एआई का हिस्सा है। तो क्या मशीन लर्निंग समझ में आया? आपके कंप्यूटर में जो है या फिर कोई आपके पास में मशीन है, उसमें क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, या फिर आप उसके अंदर क्या करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऐसा जोड़ते हैं उसके अंदर, तो वह स्वयं सीख लेती है आपके कार्य करने से। तो उसी को क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। इसी प्रकार से है आपका नेचुरल लैंग्वेज, एनएलपी बोलते हैं। तो ये सीधा सा प्रश्न आ जाता है, एनएलपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है। मशीनों द्वारा मानव भाषा को समझने की तकनीक क्या कहलाती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे आप उनके सामने क्या करते हैं, मतलब बोलते हैं, आप उनके सामने क्या करते हैं, बोलते हैं कि हेलो क्या कर रहे हो। आप जो है सोफिया रोबोट का आप जो है वीडियो देखिएगा, उसमें सोफिया जो है रोबोट, एआई से युक्त जो है रोबोट है, उसका वीडियो देखिएगा। तो उससे जब बात करते हो तो वो आपकी बात को समझ लेती है। तो उसे क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। तो मशीनों द्वारा मानव भाषा को समझने की तकनीक, जैसे सीरी, अलेक्सा। आप जो है कई बार क्या करते हैं, गूगल में कोई भी मतलब बात बोलते हैं, या रिकॉर्डिंग वाला देखिएगा कि कोई कुछ पूछता है कि सीरी ये बताओ, अलेक्सा ये बताओ, तो वो क्या कर देती है, उसका जवाब दे देती है। आप ये सब एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो सीरी और अलेक्सा जो है इसके उदाहरण है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं वो आपकी आवाज़ को सुन करके क्या कर देती है, जवाब दे देती है। तो ये क्या कहलाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कहलाता है। मशीनों द्वारा क्या करना, मानव को मानवीय भाषा को समझने की तकनीकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है। डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग मतलब होती है कि ये गहराई से मतलब सीखने की क्षमता है। मानव मस्तिष्क के
जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं उसकी नकल करने की तकनीकी जो होती है वो क्या है, डीप लर्निंग है। तो ये क्या है, एआई के 4 क्षेत्र हैं। और कंप्यूटर विजन डिजिटल चित्रों और वीडियो को जो है पहचानना, प्रोसेस करना, ये क्या है, कंप्यूटर विजन है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा ये क्या है, सिंपल सा जो है ऑब्जेक्ट में प्रश्न आएगा कि एआई के घटक कौन कौन से हैं, या कौन है या कौन नहीं है। तो 4 घटक आपको ध्यान रखना है। एनएलपी का पूरा नाम आपसे पूछा जा चुका है। चलिए, सिरी अलेक्सा, ये ध्यान रखिएगा, सिरी और अलेक्सा किसके उदाहरण हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, एनएलपी के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं, और आगे हम देखते हैं जो उसमें नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पर कर लेते हैं। एआई का वर्गीकरण नहीं किया हुआ था, ठीक है, कि एआई को जो है कितने हिस्सों में बांटते हैं। तो देखिएगा, एआई की जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं, किसके, जब हम बात करते हैं एआई के वर्गीकरण, तो इसे 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो हम क्या कर देते हैं, क्षमता के आधार पर बांट देते हैं एआई को, और दूसरा बांट देते हैं उसके कार्य करने के तरीका से, यानी कि कार्य पद्धति के आधार पर, या कार्य प्रणाली भी बोल सकते हैं। कार्य प्रणाली के आधार पर 2 प्रकार से बांटा जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर किसके आधार पर, क्षमता के आधार पर देख लेते हैं कि एआई जो है क्षमता के आधार पर कौन कौन से और कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है नैरो एआई, दूसरी होती है जनरल एआई, तीसरी होती है सुपर एआई। ठीक है, सुपर एआई ये सबसे तेज होती है, ये थोड़ी सी कमजोर प्रकार की होती है, ये जो है मध्यम प्रकार की होती है। 3 प्रकार की एआई है। नैरो एआई जिसे वीक एआई या कमजोर एआई भी कहते हैं, जनरल एआई इसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है, या साधारण एआई भी बोल सकते हैं, और जो सुपर एआई होती है ये बहुत तेज होती है, उन्नत स्तर की होती है। ठीक है, तो देखिएगा नैरो एआई जो है क्या काम है देख लेते हैं। यह केवल एक विशिष्ट कार्य कर सकती है, जैसे गूगल मैप जो है ये नैरो एआई का उदाहरण है, अलेक्सा और फेस आईडी ये क्या है, नैरो एआई के उदाहरण हो जाए। मतलब एक काम करने की क्षमता होती है इसमें, जिस कार्य के लिए इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोड किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, वो वही कार्य कर सकती है, दूसरा कार्य नहीं कर सकती। तो वो कौन सी होती है, नैरो एआई। और जनरल एआई होती है, ये मानव के समान हर बौद्धिक कार्य करने में क्या होती है, सक्षम होती है। इसकी स्थिति जो है अभी केवल शोध विषय स्तर पर है। क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एआई है यह केवल शोध विषय के स्तर पर है। जो सुपर एआई है, सुपर एआई वह स्तर जहां मशीनें जो है मानव बुद्धि से कहीं अधिक उन्नत हो जाएंगी, वह यह सुपर एआई उसे कहेंगे जब मशीनें मानव के दिमाग से ज़्यादा काम करने लगती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सुपर एआई कहा जाता है। यह स्थिति अभी धरातल पर नहीं है, काल्पनिक है, क्योंकि मानव की बराबर जो है कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। मन की गति कितनी होती है आप सुनते हैं, 1 मिनट में आप देखिएगा बचपन की यादें आपकी जो आपके पास में आ जाएगी, कहाँ कहाँ आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार की है, ये क्षमता के आधार पर है। और आगे देखते हैं तो दूसरी जो है हमारे पास कार्य प्रणाली के आधार पर जो है 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की जो है कार्य प्रणाली के आधार पर होती है। और वो 4 प्रकार कौन से हैं तो आप देखेंगे, एक होती है रिएक्टिव एआई, एक होती है लिमिटेड मेमोरी, एक होती है थ्योरी ऑफ माइंड, एक होती है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो ऐसे शब्द जब आते हैं ना ऑप्शन में तो समझ में आता है क्या है भाई, कुछ नहीं, एआई की जो है ये प्रकार हैं। ठीक है, तो इन्हें आप समझ लीजिएगा। तो 4 प्रकार की जो है एआई होती है, किसके आधार पर, काम करने के तरीके के आधार पर जो है 4 प्रकार की होती है। और जो क्षमता के आधार पर हमने देखी थी वो कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की, कमजोर एआई, सामान्य एआई और सुपर एआई, या यूं कहें कि नैरो, जनरल और सुपर, वो 3 प्रकार की क्षमता के आधार पर थी। और यहाँ पर रिएक्टिव मशीन जो होती है देखिएगा, यह याददाश्त नहीं खोती है, याददाश्त नहीं होती, केवल वर्तमान पर जो है प्रतिक्रिया कर सकती है। तो क्या होती है, रिएक्टिव मशीन, यानी कि प्रतिक्रिया मशीन भी कह सकते हैं। डीप ब्लू जो है, जो आपने वो देखा था कंप्यूटर जिसने गैरी कैस्पारोव को हराया था, तो वो कंप्यूटर जो है वो किसका उदाहरण है, रिएक्टिव मशीन का उदाहरण। जैसे कि कंप्यूटर शतरंज के खेल में गैरी कैस्पारोव ने एक चाल चली तो फिर वो कंप्यूटर ने एक चाल चली, तो ये क्या है, प्रतिक्रिया करने वाली एआई है। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया एआई का उदाहरण हो जाएगा। डीप ब्लू किसके द्वारा बनाया गया है, आईबीएम चेस कंप्यूटर जो है आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया है। जो दूसरी एआई है वो है आपकी लिमिटेड मेमोरी, यह जो है अल्पकालिक स्मृति, मतलब डेटा का उपयोग करती है, कुछ देर के लिए जो है आपकी चीज़ें याद रख पाएगी। अगर आप इससे बात करते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने आपको बताया था, तो कभी कब बताया था, सिंपल सी बात करता हूँ, चैट जीपीटी से पूछिएगा आप कि मैंने आपको इतनी तारीख को इतनी बातें बताई हुई थी, अगर हिस्ट्री वो नहीं देखेगी ना अपनी, तो कहते हैं कि कब बताया था, मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तो सेल्फ ड्राइविंग जो कार होती है, टेस्ला कार जो है, जिसमें मतलब ड्राइवर नहीं होता है, वो किसका उदाहरण है, लिमिटेड मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, तो वह जो है तात्कालिक समय को जो है चीज़ों को ध्यान में रखता है।
तो सेल्फ ड्राइविंग कार किसका उदाहरण है? लिमिटेड एआई का उदाहरण है, लिमिटेड मेमोरी एआई का। और जो डीप ब्लू कंप्यूटर था ये किसका था? रिएक्टिव मशीन का जो है उदाहरण है। थ्योरी ऑफ माइंड जो है ये मानवीय भावनाओं और विश्वासों को समझने में क्या होती है? सक्षम होती है। ये भविष्य की तकनीकी है, वर्तमान में नहीं है, कुछ मात्रा में जो है चल रही है, बाकी रिसर्च लेवल पर है। और सेल्फ अवेयरनेस, मशीनों की अपनी जो है खुद की आत्मा आ जाना इसके अंदर, मतलब चेतना आ जाना, कॉन्शसनेस जिसे बोलते हैं, अंतरात्मा, ये जो है अभी काल्पनिक है, ये इस धरती पर नहीं है, भविष्य में ऐसा बताया जा रहा है, कल्पना स्तर पर है ये, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की जो है कार्यप्रणाली के आधार पर होती है। एक ऐसी जो मशीनों की जो है जिसमें खुद मनुष्य की तरह मशीनों में भी क्या होगी? आत्मा होगी। मानवीय भावनाओं को जो समझने वाली एआई, ये जो है अभी नहीं आई हुई है, भविष्य में आने वाली है ये भी। और ये जो है 2 अभी वर्तमान में चलती हैं। रिएक्टिव जो है प्रतिक्रिया करने वाली, डीप ब्लू कंप्यूटर इसका उदाहरण है। और लिमिटेड मेमोरी जो है इसकी जो है टेस्ला की जो कारें आती हैं जिसमें ड्राइवर लेस होती हैं, वो इसका उदाहरण है। तो ये हो जाएंगी आपकी क्या है? एआई का वर्गीकरण। और एक चीज़ और जो अपन ने छोड़ दी हुई है वो है उनके कंपनी और सहायक। ये प्रश्न यहाँ से आया हुआ है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसके जो विभिन्न प्रकार के उनके क्या है? एआई सहायक हैं, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में इन्हें। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, जैसे चैट जीपीटी का पूछा जा चुका है कि चैट जीपीटी का विकास किस कंपनी ने किया हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? ओपन एआई ने। तो चैट जीपीटी का विकास किसने किया हुआ है? तो आपका जवाब क्या होगा कि ओपन एआई ने जो क्या किया है, जस्ट मिनट, ठीक है, ओपन एआई ने क्या किया हुआ है? चैट जीपीटी का विकास किया हुआ है। और चैट जीपीटी का पूरा नाम भी ध्यान रखना है, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था। और जो गूगल चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। गूगल कंपनी ने कौन सा जो है एआई सहायक बनाया हुआ है? जेमिनाई। और जो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा बनाया हुआ है? कोपायलट। अगर पावर पॉइंट वगैरह चलाते हो तो ये सब डेली यूज होते होंगे आपके। कोपायलट जो है पावर पॉइंट में रहता है। और जो एप्पल कंपनी द्वारा कौन सा बनाया गया है? सीरी। सीरी ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है कई बार कि सीरी जो वर्चुअल सहायक है किस कंपनी का? कोई भी पूछा जा सकता है, अगर सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है। और अमेजोन का कई बार पूछा गया है, तो अलेक्सा जो है किसका है? ये अमेजोन का है। और इसी प्रकार से मेटा जो कंपनी है, मेटा कंपनी कौन सा है? ललमा जो है क्या है? मेटा कंपनी का हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्या कर लेनी है? ध्यान कर लेनी है। और डिटेल में अपन एआई की क्लास कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ जो है कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनको क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। चलिएगा यहाँ पर जो है भारत और एआई ये हो गया, ठीक है। ये भारत में जो है कुछ एआई से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। एरावत पूछे आपसे क्या है? तो भारत का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? 75वें स्थान पर है। एरावत क्या है? तो भारत का जो है कि क्लाउड सिस्टम है, भारत का क्या है? क्लाउडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? सिंपल से ध्यान रखना, एरावत क्या है? हाथी नहीं है ये क्या है? क्लाउडिंग सिस्टम है। और जो नीति आयोग, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि नीति आयोग ने जो है एक जो है रणनीति बनाई हुई है एआई को विकास करने के लिए। क्या बनाई है? एक रणनीति बनाई हुई है। उस रणनीति का नाम क्या है? तो एआई फॉर ऑल। ध्यान रखिए, क्या नाम है? एआई फॉर ऑल जो है उस रणनीति का नाम है। तो यानी कि देश की जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई को किस नाम से जानते हैं? ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या बताएंगे? इसे जानते हैं अपन एआई फॉर ऑल के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जीपीआई ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है, तो ध्यान रखना सदस्य है भारत देश का, कोई जरूरी नहीं है। तो एरावत ध्यान रखना। नीति आयोग की जो रणनीति पूछी जाती है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत की प्रथम जो एआई स्कूल कौन सा है? तो तिरुवनंतपुर में भारत का पहला एआई स्कूल खोला गया है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुर में खोला गया है। अब कुछ चीजें और है क्या? प्रसिद्ध रोबोट, ध्यान रख लीजिएगा। जो आर्टिफिशियल मैंने बताया था रोबोट वाली क्लास में कि रोबोट में भी क्या होती है? एआई डली होती है। तो फिर उसमें अगर एआई कोड कर दी जाती है तो फिर रोबोट जो है बुद्धिमान हो जाते हैं। बहुत से रोबोट हैं ऐसे, अपन चर्चा कर चुके हैं। सोफिया को हमने चर्चा की हुई थी। तो ये सऊदी अरब जो है इसने क्या है? नागरिकता दी हुई है इसे। और एक हमने रोबोट देखा था वहाँ पर कि न्यूजीलैंड ने क्या दिया हुआ है, वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए जो है बात की हुई है। सैम रोबोट जो है किसका है? हाँ, न्यूजीलैंड का है, उसने चुनाव लड़वाया हुआ है। व्योम मित्रा किसका है? इसरो द्वारा विकसित किया गया है, ये पढ़ चुके हैं यहाँ पर। रश्मि, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इसे लिख लीजिएगा। भारत का प्रथम हिंदी भाषी रोबोट कौन सा है? तो वो कौन बताएंगे आप? रश्मि बताएंगे। और यूनीमेट अपन ये पढ़ चुके हैं, यूनीमेट विश्व का प्रथम औद्योगिक रोबोट है।
और भारत का जो प्रथम औद्योगिक रोबोट है उसका नाम क्या है, तो ब्रावो, ये कर चुके हैं अपन, ठीक है। ब्रावो पेन नहीं यहाँ चल रहा है, ठीक है। काफ़ी लंबी क्लास हो गई, सिस्टम हैंग हो रहा है। चलिए और देख लेते हैं, फिर इसके बाद में अपन बंद करते हैं। एआई के लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं, तो ये अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो लाभ यही है कि भाई हमेशा काम कर सकती है, और चुनौती यही है कि रोजगार खत्म कर देगी। महत्वपूर्ण शब्दावली, तो ये पीडीएफ में आप देख लीजिए कि इतना खास नहीं है, और ये अभ्यास के प्रश्न हैं तो इन्हें आप देख लीजिएगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आप जो है पढ़ लीजिएगा। सब जो है अपन क्या है थ्योरी के रूप में नहीं कर चुके हैं। गूगल द्वारा विकसित किए गए चैटबॉट का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, चैट जीपीटी। व्योम मित्रा किस संस्था द्वारा विकास किया गया है, इसमें आंसर कीजिए। चलिए थैंक यू भाई, ये पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा टेलीग्राम में, आप जो है जुड़ जाइएगा। अपना फीडबैक जो है देना होता है।